दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक पद्मावत, अन्योक्ति काव्य या समासोक्ति काव्य। दोस्तों पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेम और वियोग का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है, जिसमें उन्होंने प्रेम के भावना को प्रतिष्ठित किया है तथा यह घोषित किया है कि मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य प्रेम की प्राप्ति है और प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। पद्मावत में वर्णित तन चितौर मन राजा कीन्हा आदि पंक्तियों के कारण विद्वानों द्वारा इसके अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य होने के संबंध में प्रश्न उठाया जाता रहा है। आज की वीडियो में हम इसी के संबंध में विस्तार से पढ़ेंगे कि पद्मावत अन्योक्ति काव्य है या समासोक्ति काव्य। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पद्मावत अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य। दोस्तों पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य धारा में प्रतिष्ठित कवि मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठ प्रबंध काव्य रचना है। इस काव्य में उन्होंने कल्पना और इतिहास, स्वप्न और यथार्थ तथा लोक और परलोक के टकरावों के बीच एक ऐसे सामंजस्य का परिचय दिया है जिसके कारण इसका संदर्भ काफ़ी व्यापक हो जाता है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य धारा के प्रतिष्ठित कवि मलिक मोहम्मद जायसी की एक श्रेष्ठ प्रबंध रचना है। इस काव्य में उन्होंने कल्पना और इतिहास, स्वप्न और यथार्थ, लोक और परलोक के टकरावों के बीच एक ऐसे सामंजस्य का परिचय दिया है जिसके कारण इसका संदर्भ काफ़ी व्यापक हो जाता है। ये एक बहुआयामी रचना बन जाती है। इस काव्य में लौकिक प्रेमाभिव्यंजना के साथ साथ अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, जिसके कारण प्रायः यह सवाल खड़ा किया जाता है कि पद्मावत एक अन्योक्ति काव्य है या समासोक्ति काव्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य क्या होता है। पद्मावत में वर्णित विषय के देखने पर इसमें दोनों तरह की बातें दिखाई देती हैं। इस काव्य में वर्णित प्रेमाभिव्यंजना का एक विशेष अर्थ भी है और एक सामान्य अर्थ भी। विशेष अर्थ के रूप में इसे अन्योक्ति काव्य माना जाता है। और अन्योक्ति काव्य क्या है? अन्योक्ति काव्य से आशय है कि काव्य में जब प्रस्तुत के माध्यम से किसी दूसरे अप्रस्तुत की अभिव्यंजना की जाए, काव्य में जब प्रस्तुत के माध्यम से किसी दूसरे अप्रस्तुत की अभिव्यंजना की जाए या उसकी पुष्टि की जाए तो उसे अन्योक्ति काव्य माना जाता है। और समासोक्ति काव्य क्या है? समासोक्ति काव्य वह होता है जब काव्य में प्रस्तुत के साथ किसी अप्रस्तुत की योजना की गई हो, लेकिन उस अप्रस्तुत का अर्थ गौण हो। इसमें काव्य के सामान्य अर्थ पर ही विशेष बल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर हमने जान लिया कि पद्मावत में जो अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य के बारे में प्रश्न उठाया जाता है विद्वानों द्वारा, उसका अर्थ क्या है। अन्योक्ति काव्य वो है कि जब काव्य में प्रस्तुत के माध्यम से किसी दूसरे अप्रस्तुत की योजना बनाई जाए, और समासोक्ति काव्य वो होता है जब काव्य में प्रस्तुत के साथ किसी अप्रस्तुत की योजना की गई हो लेकिन उसका अर्थ गौण होता हो। तो देखा जाए तो पद्मावत को कई विद्वान अन्योक्ति काव्य मानते हैं, क्योंकि इसमें प्रस्तुत घटनाओं और प्रसंगों के जरिए कई बार आध्यात्मिक अर्थ की अभिव्यंजना होती है। अन्योक्ति काव्य में होता है कि प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत की योजना। तो पद्मावत को इसी कारण कई विद्वान अन्योक्ति काव्य मानते हैं, क्योंकि इसमें प्रस्तुत घटनाओं और प्रसंगों के जरिए कई बार आध्यात्मिक अर्थ की पुष्टि भी होती है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान इसे समासोक्ति काव्य के रूप में देखते हैं और इसे एक असफल अन्योक्ति काव्य मानते हैं। लेकिन इन विचारों के अतिरिक्त यदि पद्मावत का गहन विश्लेषण किया जाए तो इसमें व्यक्त हुए विविध भावों को समझने में सहायता मिल सकती है। आइए जानते हैं कहाँ से विवाद शुरू हुआ था। तो पद्मावत की जो पंक्तियां हैं, तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिये सिंघल बुधि पद्मिनी चिन्हा, ये जो पंक्तियां हैं इसके संकेत को व्यंग्यार्थ के रूप में लेते हुए इसके प्रस्तुत अर्थ को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इस कथा के कई भागों को अन्योक्ति मानना पड़ेगा। पद्मावत के सारे प्रसंग और पंक्तियां दोहरे अर्थ वाले नहीं हैं। यदि दोहरे अर्थ वाले होते तब इसे पूरी तरह से अन्योक्ति माना जाता, लेकिन पद्मावत के सभी प्रसंग और पंक्तियां दोहरे अर्थ वाले नहीं हैं, इसलिए सभी जगह यह अर्थ स्वीकार करना बहुत ही कठिन है कि पद्मावत एक अन्योक्ति काव्य है।
कहीं कहीं ऐसे भाव तो उभरते हैं, लेकिन उसके आधार पर संपूर्ण काव्य को अन्योक्ति ठहराना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं होगा। तो पद्मावत में जो पंक्तियां तन चितौर मन राजा कीन्हा है, यदि उसके संकेत को हम व्यंग्यार्थ के रूप में लें तो इसमें हमको लगता है कि पद्मावत अन्योक्ति काव्य है। लेकिन पद्मावत के सारे प्रसंग और सभी पंक्तियां दोहरे अर्थ वाले नहीं हैं, इसलिए यह तर्क पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है कि पद्मावत एक अन्योक्ति काव्य है। इसलिए पद्मावत में जिन स्थलों पर जैसी आध्यात्मिकता की अभिव्यंजना कर पाए हैं उसमें सिंघल द्वीप वर्णन खंड, मानसरोवर खंड, पद्मावती का सौंदर्य वर्णन और प्रेम वर्णन, ये ऐसे महत्वपूर्ण खंड हैं। यहाँ पर पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने आध्यात्मिकता की भी अभिव्यंजना की है। ये सभी प्रसंग सूफी भावनात्मक प्रेम और ईश्वरी साधना के अनुकूल हैं और जायसी ने उसी पद्धति को यहाँ सर्वोच्चता प्रदान की है। इस कारण पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कई बार उसमें परम सत्ता के सौंदर्य की झलक पाता है, जब वो कहते हैं कि जेहि दिन दसन ज्योति निलई, बहुए ज्योति ज्योति आहि भई। पद्मावती के रूप का वर्णन करते हुए भी वो उसे पारस रूप कहते हैं, जिसके छू लेने मात्र से सब कुछ स्वर्णमय हो जाता है। पद्मावती मानसरोवर में स्नान करते समय जरा सी हंसती है और नयन जो देखा कंवल भा, निर्मल नीर समीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसत ज्योत नगहीर। यानी पद्मावती के रूप और सौंदर्य का वर्णन करते हुए भी कवि आध्यात्मिकता में पहुंच जाता है। पद्मावत के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा रतन सेन का मूर्छित हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था में साधक की अवस्था ऐसे ही हो जाती है जब वो कहते हैं कि सुनता ही राजा भा मुरझाई, जानव लहर सूरज के आई। सूफी दर्शन में फना या ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति सर्वोच्च स्थिति होती है। यहाँ भी राजा रतन सेन का संपूर्ण प्रयास इसी लक्ष्य को लेकर चला है कि कवि ने राजा के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग और बलिदान को दर्शाया है, जो कि प्रेम और साध्य की प्राप्ति के लिए एक अनिवार्य शर्त है। जैसी का मूल मंतव्य जो है साधना पद्धति से है, ताकि परम सत्ता की प्राप्ति हो सके। इसलिए वे कहते हैं, राजा को सचेत करते हुए कहते हैं कि करब प्रीत कठिन है राजा, यानी प्रेम के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं। जैसी का प्रेम पद्धति का जो स्वरूप है वो सूफी है, क्योंकि वे सूफी परंपरा से प्रभावित हैं और इसी कारण इस प्रेम कथा में उन्होंने आध्यात्मिकता का मधुर भाव समाहित किया है। सूफी प्रेम कथाओं में नायक का घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा उसे अपने प्रियतमा के विरह में संसार से विरक्त हो जाना प्रथम अवस्था है और विरह की उच्चतम या चरम अवस्था में पहुंचकर प्रिय की प्राप्ति और आत्मविसर्जन उसकी अंतिम अवस्था होती है। इस अर्थ में जैसी की रचना को एक अन्योक्ति काव्य माना जा सकता है, लेकिन पद्मावत के समग्र प्रेम भाव को आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम पद्मावत के सभी प्रेम भाव को आध्यात्मिकता से जोड़ देंगे तो उसे एक परिधि में बांधकर उसके महत्व को सीमित कर देना होगा। जैसी के प्रेम का एक अलौकिक पक्ष तो है ही, लेकिन यह एकांतिक और एकांगी न होकर सोद्देश्यपूर्ण और बहुआयामी भी है। इसका संदर्भ लौकिक और अलौकिक दोनों पक्षों से है, क्योंकि जब वो कहते हैं मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, तो उनका अर्थ लौकिक और अलौकिक प्रेम के दोनों पक्षों से होता है। लौकिक रूप में पद्मावत की लोक कथा के जरिए कवि मानवीय प्रेम, सौहार्द और मानवीय संवेदना की भूमिका तैयार करता है, जो कि उसके लोकपक्षी स्वरूप को इंगित करता है। पद्मावत को अन्योक्त काव्य मानने की एक अन्य वजह उसके उपसंहार में दी गई पंक्तियों में कवि का स्पष्टीकरण है। जो पंक्तियां इस प्रकार हैं जिसके आधार पर पद्मावत को अन्योक्त काव्य माना जाता है, वो पंक्तियां हैं, तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, गुरु बिन जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एह चित बंधा, राघव दूत सोई सैतानु, माया अलादीन सुल्तानु, प्रेम कथा एहि भात विचारे हूँ,
बूझ ले जेहि बूझे उपारहु। इसका सीधा आध्यात्मिक संदेश है इन पंक्तियों का, लेकिन इस पर काफ़ी आपत्ति भी उठाई गई है। कई विद्वान इसे काव्य का प्रक्षिप्त अंश मानते हैं और इसमें नागमती को दुनिया धंधा मानना कहीं से उचित नहीं है और इसमें राघव चेतन को शैतान और अलाउद्दीन को माया माना गया है, जबकि अलाउद्दीन की भूमिका यहाँ पर शैतान की है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है दोस्तों कि जायसी अपने काव्य में सर्वत्र रूपकत्व का निर्वाह नहीं कर पाए हैं, इसलिए पद्मावत को जो है वो अन्योक्ति काव्य नहीं माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जायसी प्रेमाभिव्यंजना के कवि हैं और उन्होंने जिस प्रेम कथा को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है उसका भाव कई बार आध्यात्मिक लगने लगता है, लेकिन अपनी कथा कहने में उन्हें पूरी सफलता मिली है। माता प्रसाद गुप्त एक विचारक हैं। उन्होंने रतन सेन और पद्मावती को लौकिक रूप में स्त्री पुरुष का प्रेम कहा है जो अलौकिक ज्योति लेकर उत्पन्न हुआ है। जो भी हो, इतना निश्चित है कि एक लौकिक प्रेम कथा के रूप में पद्मावत पूरी तरह से सफल है, जिसमें प्रेमाभिव्यंजना का विशद चित्रण किया गया है। यदि कोई इसे आध्यात्मिक संदर्भ में देखना चाहता है तो उसे यह कथा अन्योक्तिपरक लग सकती है, लेकिन अब अनेक विचारकों द्वारा जो तन चितौर मन राजा कीन्हा वाली पंक्तियां हैं उसे इस प्रबंध काव्य का प्रक्षिप्त अंश मान लिया गया है और इसे अन्योक्ति काव्य नहीं माना जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस काव्य को एक प्रेम मार्गी कवि की प्रेम कथा कहना सर्वथा उपयुक्त है, जो न केवल अपने युग और समाज को बल्कि आगे आने वाले समय को भी प्रेम का संदेश प्रसारित कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखा पद्मावत अन्योक्त काव्य है या समासोक्ति काव्य। इसके पक्ष और विपक्ष में हमने तर्क देखे, लेकिन अब विद्वानों ने यह मान लिया है कि प्रेम की सूफी कवि होने के नाते मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम के अभिव्यंजना में कुछ आध्यात्मिक पुट दे दिया है, लेकिन पूरे काव्य को अन्योक्ति काव्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए जो तन चितौर मन राजा कीन्हा वाली पंक्तियां हैं उसे काव्य का प्रक्षिप्त अंश मान लिया गया है और इसे एक समासोक्ति काव्य कहना ही उचित होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक पद्मावत अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें।